हेलो माय व्यूवर्स, वेलकम टू आवर ऑथेंटिकेटेड स्टडी प्लेटफॉर्म। आज मैं आप लोगों से जो टीजीटी साइंस की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुकी है उससे रिलेटेड कुछ बात करना चाहते हूँ। देखिए, सब्जेक्ट कम्बिनेशन बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये बात करनी है मुझे कि डीवी में आप लोग सब जानते हो कि कितना सब्जेक्ट कम्बिनेशन वहाँ पर चेक हुआ है। सब डीवी दे के आए हैं, वहाँ पर कितने 50% उन्होंने चेक किए। सब लोग आप लोगों ने देखा होगा वहाँ पर किसको एलिजिबल किया है, किसको इनएलिजिबल किया है। अरे इनएलिजिबल तो किसी एक दो बच्चे को कर दिया होगा तो कर दिया होगा, ना किसी को भी इनएलिजिबल नहीं किया उन्होंने। सब्जेक्ट कम्बिनेशन के नाम पे तो कुछ देख ही नहीं रहे हैं। और तो छोड़ो, उन्हें खुद ही नहीं पता। बच्चों से पूछिए इसमें फिजिक्स क्या है, इसमें केमिस्ट्री क्या है, इसमें मैथ्स क्या है। ये क्या मतलब हुआ कि एटलीस्ट आप एक अच्छे टीचर को वहाँ पर बैठा सकते थे। इतनी 14 कमेटी थी, 6 दिन ही तो बैठाना था, सॉरी 5 दिन ही चलिए हमारी, 5 ही दिन तो बैठाना था वहाँ पर कि आप सब्जेक्ट कम्बिनेशन अच्छे से देख लो उनका, जिसको नॉलेज है। उन्होंने देखिए हमारी एडवर्टाइजमेंट में क्या मेंशन था, क्या कि जिसमें आपकी ऑनर्स डिग्री है उससे अलग 2 सब्जेक्ट आपको इन दी फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में पढ़े हुए होने चाहिए, ये लिखा है यहाँ पर। और जो है वो थ्योरी और प्रैक्टिकल में दोनों में पास हुए होने चाहिए, ये लिखा है यहाँ पर। बच्चे इस फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर को जो है अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर रहे हैं, अपने अकॉर्डिंगली मैनिपुलेट कर रहे हैं। किसी का फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में उन्होंने 2 अदर सब्जेक्ट नहीं पढ़े हैं तो पूरा फर्स्ट ईयर मान रहे हैं, सेमेस्टर को इंक्लूड ही नहीं कर रहा है। वो कह रहा है कि मैंने एक सब्जेक्ट फिजिक्स फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ लिया, सेकंड में हमने मैथ पढ़ लिया, तो वो हमारा हो गया 2 सब्जेक्ट हो गए हमारे फर्स्ट ईयर में। ये क्या मतलब हुआ भाई? फर्स्ट ईयर का मतलब है कि फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में आपको दोनों पढ़े होने चाहिए। फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा होना चाहिए, सेकंड सेमेस्टर में भी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा होना चाहिए, अदर देन योर जो है ऑनर सब्जेक्ट से। ये तो मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। तो ये क्या मतलब है? फर्स्ट में आपने फिजिक्स पढ़ ली, सेकंड में आपने केमिस्ट्री पढ़ ली, भाई हमने पढ़ ली फर्स्ट ईयर में दोनों सब्जेक्ट। क्या मतलब हुआ इन दी फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर? सेमेस्टर सिस्टम चल रहा है तो सेमेस्टर वाइज ही होएगा ना, ईयर वाइज क्यों ले रहे हो आप लोग? और आप लोग देखिए, कुछ बच्चे तो ये कह रहे हैं कि किसी ने मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर में भी केमिस्ट्री पढ़ी है अदर सब्जेक्ट में, सेकंड में भी केमिस्ट्री पढ़ी है आपने, ठीक है, और उसने सेकंड ईयर में क्या पढ़ लिया? फिजिक्स पढ़ लिया। अब वो कह रहे हैं कि हमने फर्स्ट और सेकंड ईयर में जो है 2 सब्जेक्ट पढ़ लिए भाई। फर्स्ट ईयर में 1 सब्जेक्ट पढ़ लिया, सेकंड ईयर में 1 सब्जेक्ट पढ़ लिया, हमारे हो गए 2 अदर सब्जेक्ट। मतलब अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेशन चल रही है, कुछ भी बना लो। उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखिए, ये आप लोगों को पता चल गया। सबसे पहले मैं डी यू किससे रिलेटेड बात करना चाहूँगी, डी यू ओनर सब्जेक्ट की, ठीक है। जो पास कोर्स होता है उसमें तो अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है तो आपको पूरे 3 साल जो है, मतलब पूरे 6 सेमेस्टर तीनों सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, ठीक है। तो उनका तो कोई वो ही नहीं है, वो एलिजिबल है इनएलिजिबल है, उनसे तो हमें कोई बात ही नहीं करनी। हमें बात करनी ओनर सब्जेक्ट। ऑनर्स में क्या होता है, जिस सब्जेक्ट में आपका ऑनर्स है 2 पेपर तो वो हर सेमेस्टर में आप वही पढ़ोगे, चाहे वो आपकी फिजिक्स है, चाहे वो आपकी केमिस्ट्री है, चाहे वो मैथ है, या फिर चाहे आपकी वो बॉटनी है, या फिर जूलॉजी है, कुछ भी है आपका, ठीक है। वही 2 सब्जेक्ट आपको हर सेमेस्टर में पढ़ने हैं, फर्स्ट टू 6 सेमेस्टर तक के, ठीक है। डीयू में सिर्फ 4 पेपर होते हैं बच्चों के हर सेमेस्टर में। हालांकि अगर मैं स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ, हरियाणा में बच्चों के 5-5 6-6 पेपर लेते हैं, बट वहाँ पर क्या होते हैं, सिर्फ 4 पेपर होते हैं, ठीक है। 4 पेपर होते हैं, 2 तो ये हो गए फर्स्ट में। और क्या होता है, एक इंग्लिश और ईवीएस पढ़नी होती है फर्स्ट ईयर में, ठीक है। एक इंग्लिश और ईवीएस पढ़नी होती है, तो थर्ड सब्जेक्ट एक सेमेस्टर में इंग्लिश बन जाएगा और एक सेमेस्टर में ईवीएस बन जाएगा, ठीक है। बचा 4th सब्जेक्ट। उस 4th सब्जेक्ट में आप कुछ भी ले लो। आपने मान लीजिए फिजिक्स ले लिया, आपकी जो ऑनर्स जो है बॉटनी में थे आपकी, आपने फिजिक्स ले लिया, तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर में कहाँ से कम्बिनेशन बन गया, मुझे ये बता दो। आपने पढ़ी 2 सब्जेक्ट बॉटनी, एक पढ़ा आपने फिजिक्स और एक आपने पढ़ा ईवीएस, कहाँ से कम्बिनेशन बन गया? ये कहाँ है दूसरा सब्जेक्ट? फिजिक्स हो गई, बॉटनी हो गई, तो दूसरा सब्जेक्ट कहाँ है? तीसरा सब्जेक्ट कहाँ है? फिजिक्स कहाँ है, या फिर केमिस्ट्री कहाँ है, या फिर मैथ्स कहाँ है, या फिर जूलॉजी कहाँ है? वही उसी बच्चे ने सेकेंड सेमेस्टर में जाकर क्या किया, यहाँ पर फिजिक्स पढ़ ली, यहाँ पर जाके उसने मैथ पढ़ लिया।
सेकेंड सेमेस्टर में। अब क्या हो गया, अब उसके पास हो गई बॉटनी, मैथ और एक EVS या इंग्लिश, जो भी सेकेंड सेमेस्टर, मान लीजिए आपने इंग्लिश पढ़ी है, तो क्या हो गया, सेकेंड सेमेस्टर में हो गया 2 बॉटनी, 1 मैथमेटिक्स और 1 आपकी इंग्लिश हो गई। कहाँ हो गया सेकेंड सेमेस्टर में कम्बिनेशन, कहाँ से बन गया, नहीं बना ना, बिना बात का कम्बिनेशन बनाए जा रहे हो, हाँ एलिजिबल है हम अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेशन हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट ईयर में, हाँ हमने फर्स्ट ईयर में 2 सब्जेक्ट पढ़ लिए, भाई फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं, ईयर नहीं होता है, पर ईयर वाइज सिस्टम चला गया है। ईयर वाइज सिस्टम होता है, आप आते तो अच्छा लगता, ये सेमेस्टर सिस्टम है, तो इनको इन एलिजिबल क्यों नहीं किया। मेरी तो बच्चों से नहीं है, बच्चे अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट करेंगे, हर कोई चाहेगा कि मैं सिलेक्ट हो जाऊँ। मैं HSSC से पूछना चाहूँगी कि आप लोग इसको इन एलिजिबल या फिर इन्हें क्यों नहीं किया है। KVS ने तो प्रॉपरली अच्छे से इंटरव्यू के टाइम में बच्चों को अच्छे से बता दिया था आप एलिजिबल हो इन एलिजिबल, प्रॉपरली बता दिया था कि आप एलिजिबल हो या इन एलिजिबल हो। और तो मैं आपको बताती हूँ KVS ने क्या किया था। KVS 50% कैसे चेक किए थे KVS ने। मान लीजिए आपने अपनी ग्रेजुएशन में फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ा है, ठीक है, मान लीजिए, या फिर आपने पढ़ा है जूलॉजी पढ़ा है, बॉटनी पढ़ा है और केमिस्ट्री पढ़ा है, तो क्या किया है, फिज़िक्स के पूरे 6 सेमेस्टर के मार्क्स लिखवाए आपने, पूरे फिज़िक्स में पूरे हर सेमेस्टर में कितने मार्क्स किए। फिर आपने केमिस्ट्री के 6 सेमेस्टर के मार्क्स लिखवाए, आपने कितने लिए। मैथ में आपके लिखवाएं पूरे 6 सेमेस्टर के कितने सब्जेक्ट लिए, और उनका फिज़िक्स का टोटल किया, केमिस्ट्री का टोटल किया, फिज़िक्स का टोटल करके देखा कि इसमें फिज़िक्स में 50% बन रहे या नहीं बन रहे, केमिस्ट्री में 50% बन रहे या नहीं बन रहे, मैथ में 50% बन रहे या नहीं बन रहे, ऐसे चेक किया। इन्होंने मार्क्स तो छोड़ो, परसेंटेज तो छोड़ो, इन्होंने सब्जेक्ट कम्बिनेशन ही चेक नहीं किया। तो प्लीज़ HSSC से मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ ये इस मुद्दे पर ध्यान दें। अच्छा, अगर चलिए आप लोग बच्चे कह रहे हैं कि इसमें डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन चेक करेगा, इनके डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन कब चेक करेगा, अगर वो रिज़ल्ट से पहले चेक करता है, यानी अगर वो रिज़ल्ट से पहले चेक करता है तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड। और अगर वो रिज़ल्ट से पहले भी चेक करता है ना, तो जो बच्चे अभी एलिजिबल लिखवा के आए ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम, वही जाके केस करेंगे, हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो एलिजिबल कर दिया था, अब रिज़ल्ट में क्या हो गया, हमारा क्या दिक्कत होगी, डॉक्यूमेंट फिर DV किस लिए था, वो यही जाके केस करेंगे कि DV किस लिए था, हमें क्यों इनएलिजिबल किया है आप लोगों ने, वही इनएलिजिबल बताते, आगे क्यों प्रोसेस में लिखे गए। तो भूल जाओ, रिज़ल्ट से पहले वो चेक करेंगे, नहीं करेंगे वो चेक, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। DV के टाइम करते आप लोग चेक। अब अगर कह रहे रिज़ल्ट के बाद जो है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन अगर चेक करेगा, ठीक है, मैडम स्कूल एजुकेशन अगर चेक करेगा तो वो रिज़ल्ट के बाद करेगा, वहाँ पर बच्चे इनएलिजिबल हो जाते हैं, मान लीजिए इनएलिजिबल हो जाते हैं, मुझे तो लगता नहीं होंगे वहाँ पर भी जाके इनएलिजिबल। अगर मान लीजिए वो वहाँ पर इनएलिजिबल हो जाते हैं तो क्या वो नीचे वाले बच्चों को तभी बुला लेंगे, क्या गारंटी है वो आपको तभी बुला लेंगे। मान लीजिए 551 पोस्ट है ROH+ मेवात के जनरल में, उसमें से मान लीजिए 50 बच्चे अगर इनएलिजिबल हो गए, तो मैं क्या कह रही हूँ, वेटिंग से उठा लेंगे वो 50 बच्चे, नेक्स्ट डे ही उठा लेंगे वो, नेक्स्ट डे ही 50 बच्चों, बिल्कुल भी नहीं उठाएंगे वो। उसके बाद वेटिंग लिस्ट आएगी 1-1.5 साल बाद, एक साल का तो टाइम पीरियड ही होता है, और 1 साल बाद तो कभी आते भी नहीं है। 3 साल में इंग्लिश की अब निकाली है, तो अब 3 साल और लगा लो, 2000 अभी 23 चल रहा है, 2026-27 में जाके आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी, तब जाके आप लग जाना। और वो तो मैं कह रही हूँ, तब डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन उन्हें बाहर करेगा तब की बात है, अगर उन्होंने बाहर नहीं किया तो अपने बैठे रहना आराम से। मैं नहीं कह रही सिर्फ DU इनएलिजिबल है, DU इनएलिजिबल है, DU तो साफ इनएलिजिबल है। अच्छा, DU में कुछ कोर्स ऐसे भी हैं, मैं आप लोग को बताती हूँ, जिसने पूरे फर्स्ट ईयर में, मैं पहले बता भी चुकी हूँ, फर्स्ट ईयर में ही पूरे में दो सब्जेक्ट तो मैंने आपको बता दिया अपने उसके पढ़ लिए ऑनर्स डिग्री के, एक आपका इंग्लिश या EVS हो गया। थर्ड में मान लीजिए उसने दोनों फर्स्ट और सेकंड में जो सेमेस्टर में जो केमिस्ट्री पढ़ लिया सेमेस्टर में, ठीक है, केमिस्ट्री पढ़ लिया। अब वो उस स्टेटमेंट को कैसे मैनिपुलेट करा है, तो उसने सेकंड ईयर में क्या किया, सेकंड ईयर में उसने मैथ्स पढ़ लिया। अब वो उसको कैसे मैनिपुलेट करा है, इन दी फर्स्ट एंड सेकंड ईयर मैंने 2 सब्जेक्ट पढ़ लिए, फर्स्ट में केमिस्ट्री पढ़ लिया, सेकंड में मैथ पढ़ लिया।
इसका मैनिपुलेशन एक ही तरह से कर लो, या तो फिर सेमेस्टर वाइज कर लो, या फिर फर्स्ट ईयर में 2 पढ़ ली ऐसे कर लो, या फिर फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में 2 पढ़ ली ऐसे कर लो, फर्स्ट और सेकंड ईयर में 2 पढ़ ली। मतलब हर बच्चा अपनी तरह मैनिपुलेट कर रहा है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगी सिर्फ गलती जो है सिर्फ HSSC की है। अगर वो इसको बाहर कर देती DV के टाइम में, अगर उसको बाहर कर देती ना, तो ये नौबत ही नहीं आती, बच्चों को सही वहीं पे पता चल जाता। और कह रहे हो आप केस होता, केस जो है KVS पर भी हुआ था और डायरेक्ट डिसमिस हो चुका था। अब ओनर्स वाले आएंगे कि हमारी क्या गलती है, हमने क्या किया है, हमने तो ऑनर्स डिग्री की है, एक सब्जेक्ट की हमें ज़्यादा अच्छी वो है, आपको है, बट RR रिक्रूटमेंट रूल्स में क्या लिखा है वो मेंशन करते हैं ना। ऐसे तो CTET वालों ने भी केस कर रखा है, उनकी क्या गलती है, उन्होंने भी तो CTET पास किया, उन्हें भी नॉलेज है, वो भी लग सकते हैं। कल को आएंगे UP टेट वाले, हमने क्या गलती किया, हम भी लगेंगे नहीं। मतलब चल क्या रहा है, अभी PGT में कर दिया कि बिना स्टेट वाले भी लो गए। तो भाई ये सिर्फ और सिर्फ HSSC की कमी की वजह से हो रहा है कि आप लोग DV में जो बच्चे बाहर होने चाहिए वो आप रिज़ल्ट तक उनको लेके जा रहे हो, रिज़ल्ट में फिर पता नहीं बाहर करेंगे नहीं करेंगे, रिज़ल्ट के बाद जॉइनिंग के टाइम बाहर करेंगे नहीं करेंगे, वहाँ भी करेंगे तो फिर वेटिंग का वेट करना आप लोग, और वहाँ नहीं किए तो बैठे रहना यहाँ पर पागलों की तरह। केस करना, वो 3-4 साल, जैसे कलर का केस चला 3-4 साल केस चलेगा, उसके बाद वो उनको बाहर करेंगे, तुम्हें लगाएंगे, फिर जो बाहर होने वाले वो जाके केस कर देंगे। बस ये केस 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 ही चलता रहेगा। और मैं आप लोगों से ये नहीं कह रही कि सिर्फ DU वाले बाहर हैं, MDU वाले, GJU वाले, KUK वाले, सब में कोर्स है, सब में जो है बच्चे इनएलिजिबल हैं, कुछ कोर्सेज एलिजिबल भी हैं। मैं नहीं कही सारे ऑनर्स बाहर हो जाए, कुछ कोर्स को अच्छे से फर्स्ट सेमेस्टर में 3 सब्जेक्ट पढ़ाए गए, सेकंड सेमेस्टर में 3 सब्जेक्ट पढ़ाए गए, थर्ड सेमेस्टर में 3 सब्जेक्ट पढ़ाए गए, फोर्थ में 3 सब्जेक्ट पढ़ाए गए, और 5th और 6th सेमेस्टर में जो उनका कंसर्न सब्जेक्ट ही पढ़ाया गया बस, जिसमें उनकी ऑनर्स। तो इसकी जो है सब्जेक्ट कम्बिनेशन की जांच हो, इसके लिए आप प्लीज़ अपना वॉइस रेज कीजिए, चाहे आप HSSC चेयरमैन को मैसेज करिए, व्हाट्सएप पर कीजिए, ईमेल डालिए, जो जा सकते वहाँ पर रिटर्न में एप्लीकेशन दे के आइए, ट्विटर कैंपेन चलाइए, या फिर न्यूज़पेपर से बात कीजिए। अगर आप लोग अब स्टेप नहीं उठाएंगे तो मैं बता रही हूँ ये दिस विल बी अ लॉन्ग प्रोसेस, बहुत लंबा प्रोसेस होने वाला है। और ये तो मैंने आप लोगों से ऑनर्स की बात की है। कुछ सब्जेक्ट जैसे बायोटेक वाले भी इसमें अंदर घुसे हुए हैं, बायोकेमिस्ट्री वाले भी घुसे हुए हैं, BTech वालों ने पेपर दे दिया। भाई ऐसे ही पेपर दिलाने थे सबसे, उनको बाहर ही नहीं करना था, तो एडवर्टाइजमेंट में लिख देते कि 10+2 जिसने साइंस से की है वो आ जाओ, भाई सब पेपर दे दो, सब लग जाओ, कोई वही नहीं होता, कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं उठाता। तो मैं प्लीज़ आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि इसके खिलाफ़ वॉइस रेस करो, वरना फिर ये प्रोसेस बहुत लंबा होने वाला है, नुकसान आपको ही है, आपको ही देखना है। और अभी एक मैसेज कर लोगे या फिर किसी को जाके एप्लीकेशन दे देगा जो पहुंच सकता है, या फिर ट्विटर कैंपेन कर लोगे, और जब तक वॉइस रेज नहीं होती यहाँ हरियाणा में कुछ काम नहीं होता है। अभी आप लोगों ने देखा होगा, पहले CET की कट ऑफ निकाल दी, उसके बाद नेक्स्ट डे ऑफिशियल कट ऑफ अच्छे से आ रही है, वो भी चेंज होकर अकॉर्डिंग टू ओपिनियंस, ओपिनियन की वजह से ही चेंज हुआ है, वरना वो ओपिनियन उन्हें लेना तो खुद ही ले लेते ओपिनियन, उनको ऐसे रिलीज़ करा के स्टूडेंट के ओपिनियन की क्या जरूरत थी, तो वो ओपिनियन खुद ही ले लेते। और अगर आप वॉइस रेज करोगे तो ही होएगा, ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ, वरना किसको पता है कि दोबारा चेक होंगे, इसी पे भी तो वो रिज़ल्ट निकाल सकते, किसको पता है। अभी 5 मार्क्स वालों ने केस किया तो उन्होंने कहा है कि ऑनगोइंग प्रोसेस है, ठीक है ऑनगोइंग प्रोसेस है, मैं केस के लिए नहीं कह रही, बट स्टिल एटलीस्ट आप लोग उनके सामने बात तो रखिए कि सब्जेक्ट कम्बिनेशन 50% तो छोड़ो, सब्जेक्ट कम्बिनेशन तक भी चेक नहीं किया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। सो एट लास्ट मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आप प्लीज़ अपना वॉइस रेज कीजिए इसके ख़िलाफ़, एटलीस्ट उनको पता तो चले ये हो रहा है। उनको जब तक कोई आगे आईना नहीं दिखाया तब तक उनको पता ही नहीं चलेगा कि हाँ ये भी हो रहा है, ठीक है। या तो मैसेज कीजिए
व्हाट्सएप पे कीजिए, ईमेल कीजिए, कोई जा सकता है तो वहाँ पर जाकर आप लोग अपनी एप्लीकेशन रिटर्न में दिखाइए, ठीक है। या फिर आप ट्विटर कैंपेन कीजिए, कुछ भी कीजिए, आप न्यूज़पेपर को मैसेज कीजिए, न्यूज़पेपर से कांटेक्ट कीजिए, बट कुछ तो करिए, वरना ये क्या होएगा, आप लोग लॉन्ग प्रोसेस मैंने आप लोग को बता दिया जो होने वाला है, रेस्ट इज़ योर चॉइस। मैंने जो आप लोगों को बताना था वो बता दिया। और मैं ये नहीं कह रही सिर्फ DU वाले इनएलिजिबल है, MDU हो गया या फिर कोई और सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहीं से भी किया है जिसका कम्बिनेशन नहीं बन रहा है सब इनएलिजिबल है। DU को मैंने कोई स्पेशली टारगेट नहीं किया है। DU वाले बच्चे आएंगे, अभी कमेंट्स में करेंगे आपको क्या लगता है कि DU वाले कुछ पढ़ नहीं रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। देखिए जो पढ़ रहा है वो पढ़ रहा है, ठीक है। सो मैं यहीं ख़त्म करना चाहूँगी अपनी वीडियो को। मैंने आई होप जो कहना था वो सब कुछ आप लोगों को बता दिया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करें। आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, मत करना, बट इसको शेयर जरूर करें, एटलीस्ट बच्चों को पता तो चले। प्लीज़ ये सामने आनी चाहिए चीज़ें कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम चेक नहीं हुआ है।